नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो एक सीरीज़ है जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है। मेरी ही नॉवल है। नॉवल का नाम है माय जेन्युइन लव। ठंडी हवा चल रही थी। 4 दिसंबर की घोर अंधेरी रात थी। डॉक्टर सौम्या संपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वेटिंग रूम में थी क्योंकि वो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट दिल्ली मेडिकल सर्जरी नेशनल समिट में भाग लेने के बाद वापस आई थी। उसकी ट्रेन कल्पतरा एक्सप्रेस थी। संपाल के गुंडों के डर से वह शाम 7 बजे ही स्टेशन पहुंच गई थी। वह मेडिकल केस स्टडीज़ पढ़ने में व्यस्त थी। अचानक सेना के जवानों का एक ग्रुप आया और अपनी स्पोर्ट्स मीट के बारे में ज़ोर शोर से चर्चा करने लगा। उनकी शोर की वजह से वह असहज थी, इसीलिए वह इस ग्रुप में वेटिंग रूम से निकलने की प्रतीक्षा में लग गई। लेकिन उसे एक तब झटका लगा जब लेफ्टिनेंट रेवन ने चिल्लाकर कहा, नायक निमित सुन तो सही यार, मुझे कल्पतरा एक्सप्रेस के उस ऑड टाइम से एकदम नफरत है यार। सौम्या सोच रही थी, मैं महिला वेटिंग रूम में प्रतीक्षा नहीं करूँगी क्योंकि ये मुट्ठी भर महिलाओं के कारण असुरक्षित होगा। ना ना ना, 10 बजे तक वेटिंग रूम में कोई नहीं रहेगा। फिर अपनी बाहों को थोड़ा नीचे करके उसने अपनी घड़ी में देखा। शाम के 7:40 हो चुके थे। ट्रेन छूटने का समय 11:30 बजे था, यानी उसे इस भीड़ और उसके शोर को और 4 घंटे झेलना पड़ेगा। ग्रुप में कुल 8 सदस्य थे और वे सभी आर्मी स्पोर्ट्स मीट में अपने अच्छे प्रदर्शन से बहुत खुश थे। इसी वजह से उन्होंने खूब ज़्यादा शोर शराबा मचा के रखा हुआ था। कैप्टन राहुल ने कहा, मैं तो डर गया था यार कि मैं मैराथन में पिछले साल के XC चवन डिवीज़न का चैम्पियन नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हिमांग के मोटिवेशन की वजह से मेरे पास वो विनर की ट्रॉफी है। थैंक्स भाई। वहीं तुरंत रेवन ने कहा, मैं लगभग 50 मीटर वाली दौड़ में लड़ाई में हार गया था। मेरे मन में तभी ये बात क्लिक हुई कि अगर मैं हार गया तो अगला मौका अब अगले साल मिलेगा, मतलब 365 दिन और फिर उससे ज़्यादा इंतज़ार। इसीलिए मैंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि हर बार गोल्ड मेडल हमारा होगा, और हुआ भी। रेवन ने कैप्टन हिमांग की ओर देखा। वो एक डेडली वॉरियर था। उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। उसके 8 एब्स उसकी सफ़ेद शर्ट के अंदर से झांक रही थी। वो विशाल सुगठित लौह पुरुष था। वो बेहद फुर्तीला विलक्षण दिखता था। उसके बाल जेट काले और वास्तव में एक आकर्षक पर्सनैलिटी का मालिक है। रेवन बोला, हिमांग सर, क्या आप इतने चुप क्यों हैं यार? आप हम सभी से बात करो। आप सभी को आपका तैराकी का जो प्रदर्शन बेहद पसंद आया यार। आपने प्रूव कर दिया कि आप एक एक्वा मैन हो। हाँ, तभी हवलदार रविकांत त्रिवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सभी स्ट्रोक हर बार एक मास्टर स्ट्रोक थे। आपने हर बार की तरह एक शानदार प्रदर्शन दिखाया है। सौम्या को इन लोगों को थप्पड़ मारने का मन हुआ क्योंकि वो इस वेटिंग रूम में एक ICU की तरह पिन ड्रॉप साइलेंस चाहती थी। सौम्या बड़बड़ाई, सही में यार, यहाँ रुकना एक टॉर्चर सहना है। पहले से ही वो रेलवे स्टेशन का नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये स्टूपिड ग्रुप। शह, उसने अपनी जगह पर उठकर कहा, प्लीज़ शांति बनाए रखें। जैसे ही कैप्टन हिमांग ने सौम्या को देखा, उसके दिल की धड़कन चौगुनी हो गई और तो और उसके शरीर में खून का बहाव तेज हो गया। सौम्या का पीला पड़ा हुआ नाजुक गोल चेहरा, उसके बाएं गाल पर एक तिल, उसकी ठोड़ी पर एक डिम्पल उसके लुक को बेहद आकर्षक बना रहे थे। उसके आकर्षक रूप को देखकर हिमांग खो सा गया। उसकी सुरीली आवाज़ को सुनकर सौम्या के ऑरा में डूबने लगा। वो हैरान था कि उसे एक अजनबी से इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है। उसे लगा जैसे सौम्या उसका ही एक हिस्सा है। वह उसके पास जाना चाहता था, उसके पास बैठना और उससे बात करना चाहता था। अपनी भावनाओं को दबाते हुए हिमांग ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम बीमार हो? वो गुस्से में थी, लेकिन उसने उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। 1 मिनट के मौन के बाद राहुल ने कहा, रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप सभी अपनी खेल प्रतियोगिता के विवरण के साथ तैयार रहें। राहुल सर, क्या हमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले की कुल संख्या का उल्लेख करने की ज़रूरत है? अश्विन खुराना ने धीरे से सवाल किया। हाँ, ये ज़रूरी है, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सौम्या कुर्सी के सबसे कोने की तरफ शिफ्ट हो गई, जो दुर्भाग्य से वॉशरूम के करीब थी। अंत में उसने शोर का विरोध करने के लिए एक हेडफोन पहनने का फैसला किया। हिमांग अपनी टीम के साथ बात कर रहा था।
उसे सौम्या के नखरों की परवाह नहीं थी और वो सैनिक के साथ मज़े कर रहा था। सौम्या ने अपनी घड़ी में समय देखा। 8:15 बज चुके थे, वो भी रात के। वेटिंग रूम में सेना के जवानों के ग्रुप के अलावा सिर्फ एक आधा 10 सिविलियन लोग बचे थे। असहनीय सर्दी के कारण वो काँप रही थी। अंत में उसने अपने मफलर को अपने कानों के चारों ओर कस कर लपेट लिया। अपने बेदाग त्वचा पर ठंड के कारण आई हुई लाली के कारण वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे काले रंग की हाई नेक जैकेट के साथ गहरे नीले रंग की जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उसके जूते उसे और थका रहे थे। वो अपने पैरों को आराम देना चाहती थी। वो ईश्वर का शुक्र उसे गुज़ार था कि क्योंकि जूते और मोजे के कारण उसे ठंड से राहत मिली थी। वो बुदबुदाई, सचमुच कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाता है और कभी कभी अभिशाप भी वरदान बन जाता है। थैंक गॉड ये मोजे और जूते दोनों मुझे बचा रहे हैं इस गहरी ठंड से। बचपन से ही उसने इतनी परेशानी झेली है कि उसे पता था कि असल ज़िंदगी में कोई मूवी वाली लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसने अपना सिर कुर्सी पर रख दिया और झपकी लेने की कोशिश की। दिन भर की थकान के कारण वो गहरी नींद में डूब गई। वो अपने सपने में अपने अतीत में चली गई। उसने अपने अतीत के बारे में एक सपना देखा जहाँ नरेगढ़ शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। सौम्या अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ श्रीमती स्मृति ठाकुर नरेगा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। वे करीब 25 साल से नरगढ़ में रह रहे थे। सौम्या रुई की बनी हुई गुड़िया की तरह दिखती थी जिसे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन दूर से ही देखा जा सकता था। उसके गहरे पर गंभीरता के अलावा और कोई भाव नहीं होता था। जब उनकी माँ 7 महीने की गर्भवती थी तब उनके पिता हवलदार मनोज ठाकुर एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। अकेली बच्ची होने के कारण वो हमेशा अपने खिलौनों और किताबों में व्यस्त रहती थी। उसे नरेगढ़ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी माँ ट्यूशन फीस में रियायत पाने के लिए काम कर रही थी। सौम्या अन्य बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, लेकिन कक्षा में प्रथम आने के लिए वो हमेशा अपना एकेडमिक कोर्स पूरा करने में लगी रहती थी। उसके लिए स्कॉलरशिप ज़रूरी थी क्योंकि वो अपनी माँ की आर्थिक रूप से मदद करना चाहती थी। हालांकि पिता का पेंशन और माँ का वेतन उन दोनों के लिए पर्याप्त था, लेकिन फिर भी नन्ही सौम्या अपनी माँ को आर्थिक रूप से सहारा देना चाहती थी। सौम्या की मैराथन में काफ़ी दिलचस्पी थी। सौम्या स्पोर्ट्स मीट में हर साल अपने दूसरा स्थान हासिल किया था उसने, और इंटरमीडिएट तक लगातार उसे बनाए रखा। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह सर्जन बनेगी, डॉक्टर बनना चाहती थी। वह जानती थी कि पेशे में वो अपने माँ को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए सम्मान और अच्छी रकम कमा पाएगी। दिन बीतते गए। आखिरकार अपने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए और इसीलिए मोहैया मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश उसे मिल गया और उसने MBBS और MS इन जनरल सर्जरी कंप्लीट की। अब वो क्लासिक रॉयल अस्पताल में काम कर रही है। ये अस्पताल ब्रवूरा टास्क फोर्स आर्मी अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। तभी अचानक से सौम्या को एक आवाज़ सुनाई दी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर है। कहानी के अगले भाग के लिए जुड़े रहिएगा और फिर मिलेंगे और जानेंगे कहानी के नेक्स्ट भाग में हुआ क्या। मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।